एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि लाइट भी एस्केप ना कर पाए, हमारे धरती से कहीं गुना ज़्यादा बड़े और यूनिवर्स के एंड तक रहने वाले ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स अपनी ग्रेविटी से लाइट को भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें दिखेंगे नहीं। तो फिर ब्लैक होल्स का हमें पता कैसे लगा? 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिससे हमें ये पता चला कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए थियोरेटिकली। जब आइंस्टाइन ने इन प्रॉब्लम्स को कार्ल श्वार्ज़शील्ड को भेजा, तब वर्ल्ड वॉर 1 के बीच ईस्टर्न फ्रंट के जर्मन ट्रेंचेस में बैठकर कार्ल श्वार्ज़शील्ड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। उस समय तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक ब्लैक होल कैसा होना चाहिए, बट उसका अभी तक कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला था। 2019 में इवेंट होराइजन स्पेस टेलीस्कोप ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का इमेज लिया था, जो गैलेक्सी M87 के सेंटर में था। नॉर्मली एक स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जिंदा रहता है। किसी भी स्टार के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनता है। इस प्रोसेस में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये एनर्जी उस स्टार के सरफेस की तरफ एक आउटवर्ड फोर्स देता है और ग्रेविटी इनवर्ड यानी कि उसके कोर की तरफ। जब उस स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसी स्टार की ग्रेविटी की वजह से वो स्टार अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी आउटवर्ड फोर्स से ज़्यादा होता है। अगर वो एक नॉर्मल एवरेज साइज स्टार था तो वो एक रेड जाइंट और फाइनली एक वाइट ड्वार्फ बनता है। बट अगर वो एक बड़ा स्टार था तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल बनता है। अगर उस वाइट ड्वार्फ का मास हमारे सन के मास से 1.4 टाइम्स ज़्यादा था तो वो फर्दर डीजनरेट होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनता है। इस 1.4 सोलार मासेस को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि एक ब्लैक होल स्टार के डेथ के बाद फॉर्म होता है, उसके सेंटर में थोड़ा मास होता है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट वॉल्यूम में कंप्रेस हो चुका है ड्यू टू ग्रेविटी। उसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं, बट कोई प्रूफ या ऐसा कोई साइन नहीं है जिससे सिंगुलैरिटी जैसी चीज़ प्रूव हो जाती है। वो हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लिमिटेशंस को दर्शाती है। आपने जब भी एक ब्लैक होल देखा होगा तो उसके अराउंड एक सर्कुलर लाइट रिंग देखा होगा। उसे हम अक्रेशन डिस्क कहते हैं, जिसमें गैस और डस्ट ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक अर्थ अराउंड सन। फ्रिक्शन की वजह से वो गैस और डस्ट बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुके हैं। उनका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अक्रेशन डिस्क के बाद एक खाली स्पेस, जिसे हम इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जब तक आप उस ऑर्बिट में हैं तब तक आप सेफ हैं। यहाँ के बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। ये ऑर्बिट अराउंड 3 श्वार्ज़शील्ड रेडियस पे है। क्योंकि लाइट का कोई मास नहीं है तो वो अराउंड 1.5 श्वार्ज़शील्ड रेडियस पे रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम फोटॉन स्फीयर कहते हैं। ये फोटॉन्स आसपास के एक्रीशन डिस्क और जेट से इमिट होते हैं। नॉर्मली फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, बट वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि उनका पाथ बेंड हो गया है। जो भी लाइट ब्लैक होल की तरफ जा रहा है, कोई भी एंगल किसी भी डायरेक्शन से, वो डायरेक्टली ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब लाइट 2.6 श्वार्ज़शील्ड रेडियस पे आता है ब्लैक होल की तरफ, तो वो कुछ इस तरह स्विंग करता है कि एक शैडो फॉर्म होता है, जो इवेंट होराइजन, जो कि ब्लैक होल का बॉर्डर लाइन है, उससे एग्जैक्टली 2.6 टाइम्स बड़ा होता है। जब आप ब्लैक होल को परपेंडिकुलरली देखते हैं तो उसका एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल के अराउंड एक सर्कुलर रिंग फॉर्म में है, जहाँ से फोटॉन स्फीयर, इवेंट होराइजन और इवेंचुअली सिंगुलैरिटी। बट आप जब इस ब्लैक होल को पैरेलली देखते हैं, इसका मतलब जब आप एक्रीशन डिस्क के एज पे खड़े हैं, तो एक्रीशन डिस्क का ये वाला पार्ट ब्लैक होल के ऊपर और नीचे स्प्लिट हो जाता है। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब ब्लैक होल्स नियर बाय स्टार्स, गैस और डस्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स और रेडिएशन का जेट लाइट स्पीड से ब्लैक होल्स के पोल्स से शूट होता है। ब्लैक होल्स के 3 से 4 टाइप्स होते हैं, जिनका खुद का अलग सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हमने पहले देखा कि बड़े स्टार कोलैप्स होने के बाद ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। दूसरा टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लैक होल्स में से है। इनका मास सन के मास से मिलियंस या बिलियन टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। उनका डायमीटर पूरे सोलर सिस्टम के डायमीटर जितना हो सकता है। वो ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, उसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। अगर आपको याद हो, इंटरस्टेलर मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया है गारगेंटुआ, वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। कुछ लोग मानते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डार्क मैटर के लार्ज क्लस्टर्स की वजह से फॉर्म हुए हैं, या फिर
क्लस्टर्स ऑफ स्टेलर ब्लैक होल्स। तीसरा टाइप है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जो स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच में आते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जब क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स चेन रिएक्शंस में कोलाइड होते हैं तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होता है। 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इन ब्लैक होल्स को स्पाइरल गैलेक्सी के आर्म में नोटिस किया था। 2021 में एंशिएंट गामा रे बर्स्ट्स के हेल्प से इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया गया। फाइनली काफ़ी रिसर्च के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये ब्लैक होल्स ड्वार्फ गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। चौथा टाइप है बाइनरी ब्लैक होल्स। 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी से स्टेलर ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये ब्लैक होल्स स्पिन हो रहे हैं। दो ब्लैक होल्स जब अपने अराउंड स्पिन हो रहे हैं तो वो आइदर सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन हो सकते हैं। इतना सब रिसर्च ऑब्जर्वेशन के बाद आज भी हमारे पास ब्लैक होल का एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ब्लैक होल को अच्छे से समझने के लिए हमें सिंगुलैरिटी को समझना पड़ेगा। ग्रेविटी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स माना गया है। साइंटिस्ट ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस को अच्छे तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट माइन्यूट पार्टिकल्स के साथ ग्रेविटी का इंटरैक्शन कैसा होगा इसका किसी के पास अभी भी क्लू नहीं है। कोई भी स्टार जब ब्लैक होल बनने के लिए कोलैप्स हो रहा है तो वो सिंगुलैरिटी तक कोलैप्स होगा। सिंगुलैरिटी कोई जगह नहीं है, सिंगुलैरिटी एक मोमेंट ऑफ टाइम है जहाँ स्पेस टाइम इन्फिनिटली बेंड हो जाता है और इंटेंस ग्रेविटी की वजह से वहाँ से कुछ भी वापस आना इम्पॉसिबल है। अब उस कोलैप्सिंग मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी का हेल्प लेना पड़ेगा। सिंगुलैरिटी को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स भी डिस्टॉर्ट हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ही प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स का ये फेलियर क्वांटम ग्रेविटी क्योर कर सकता है। क्वांटम ग्रेविटी के अनुसार ब्लैक होल्स हमारे ऑर्डिनरी 3 डायमेंशंस में नहीं बल्कि सिर्फ 2 डायमेंशंस में फॉर्म होने चाहिए, जैसे कि एक पेपर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। ग्रेविटी को क्वांटिसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए हम स्ट्रिंग थ्योरी का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके आसपास सभी स्टार मैटर को उसने कंज्यूम कर लिया है, ना ही उसके पास एक एक्रीशन डिस्क है, तो क्या वो ब्लैक होल एक्टिव रहेगा? कुछ साल पहले तकरीबन 9 देशों से कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा ही कुछ काफ़ी सिमिलर ब्लैक होल को नोटिस किया। लॉजिकली वैसा ब्लैक होल इनएक्टिव होना चाहिए, बट वो ब्लैक होल्स 7 to 20 टाइम्स ग्रो हुए थे। ग्रो होने के लिए ब्लैक होल्स को मास या एनर्जी की ज़रूरत है, बट इन ब्लैक होल्स को ये मास या एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि इनके आसपास तो कोई भी स्टार या मैटर नहीं है जिससे ये मास या एनर्जी ले सकते हैं, तो ये ब्लैक होल्स ग्रो कैसे हो रहे हैं? क्या डार्क एनर्जी ब्लैक होल्स को एक्टिव रख रही है? इसका जवाब आप आगे आने वाले वीडियोस में खुद जान जाएंगे।